हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी ने इसके पहले महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण अर्थात उन्हें सशक्त बनाना ये चैप्टर की शुरुआत की थी, जिनमें हमने स्त्रियों की दशा के बारे में देखा और इसके अलावा स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण देखा, चिपको आंदोलन के बारे में अध्ययन किया। उसी कड़ी में हमने शराब के विरोध में आंदोलन जो है स्त्रियों ने जो किया था उसे देखा। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के बारे में हमने अध्ययन किया था कि किस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया। इसके बाद हम लोगों ने महिलाओं के बारे में, महिलाओं ने किस तरह से नारी समता मंच और दहेज प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया, नारी प्रबोधन मंच, ऐसे उन्होंने दल बनाए थे। अब जो है हम देखेंगे कि महिलाओं के संदर्भ में अर्थात उनके लिए क्या कानून बनाए गए। तो वर्ष 1952 के कानून के अनुसार भारत सरकार ने हिंदू स्त्रियों को गुजारा भत्ते का अधिकार दिया, अर्थात भत्ता जो उनका मेहनताना होता है, भत्ता उसे कहते हैं, अर्थात कुछ पैसे देना, उसे कहा जाता है भत्ता। तो उनके गुजारे के लिए, उनको अपना जीवन यापन करने के लिए उन्होंने भत्ते का अधिकार दिया। और ये कब हुआ? वर्ष 1952 में। तो यहाँ पे हमारा एक प्रश्न बनता है कि महिलाओं के लिए वर्ष 1952 में कौन सा कानून बनाया गया, तो यहाँ पर या कौन सा अधिकार दिया गया। तो वर्ष 1952 में महिलाओं को भारत सरकार ने, हिंदू स्त्रियों को गुजारा भत्ते का अधिकार दिया। पिता की संपत्ति में हिस्से का अधिकार दिया। अभी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिता की संपत्ति में अधिकार जो होता है वो लड़के का होता है, बेटे का होता है, किंतु यहाँ पर भारतीय सरकार ने पिता की संपत्ति में लड़की का भी हक होता है, यह जो है उन्होंने अधिकार दिया स्त्रियों को भी, क्योंकि यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों समान होते हैं। इसके अलावा स्त्री धन पर उसे अधिकार प्राप्त हुआ। बहुपत्नित्व प्रणाली समाप्त हुई और पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी संबंध विच्छेद अर्थात तलाक का अधिकार दिया गया। जैसे बहुपत्नित्व प्रणाली, जैसे पहले लोग क्या करते थे, एक राजा होता था, उसकी बहुत सारी रानियां होती थी, तो उसी प्रकार से ये जो बहुपत्नित्व, एक से अधिक पत्नी रखना, ये प्रणाली जो है पूरी तरह से समाप्त हुई। और जैसे पुरुषों को पहले क्या था कि पुरुषों को ही खाली तलाक देने का अधिकार था, किंतु यहाँ पर संबंध विच्छेदन अर्थात तलाक का अधिकार जो है स्त्रियों को भी प्राप्त हुआ। आगामी दशक में महिलाओं के विषय में एक कदम आगे बढ़ाने वाला कानून बना। वह कानून है दहेज प्रतिबंधित कानून। तो दहेज प्रतिबंध, क्योंकि पहले जो था दहेज के लिए कई सारे लोगों को जला दिया जाता था, मार दिया जाता था। दहेज जो हमारे समाज का एक अभिशाप स्वरूप है, तो इस पर प्रतिबंध लगाया गया। यह कानून 1961 में बना। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है हमारा कि दहेज प्रतिबंधित कानून कब लागू हुआ। तो दहेज प्रतिबंधित कानून 1961 में लागू किया गया। इस कानून के अनुसार दहेज लेना और मांगना फौजदारी अपराध माना जाता है। जैसे कि अपराध में भी कई सारे प्रकार है, तो फौजदारी एक प्रकार है, उसमें जो है दहेज लेना और देना दोनों भी, मांगना दोनों भी अपराध स्वरूप है। अभी आप देखते हो कि हमारे समाज में अभी भी ये दहेज प्रथा जो प्रतिबंधित कानून है वह अभी भी चली आ रही है। अभी भी लोग, दहेज मांगने वाले लोग सीधा कहते हैं कि आपको जो देना है, हम तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, किंतु आपको जो कुछ देना है वह दीजिए। और इस तरह से फिर बहुत सारी उनकी मांगे हमारे समक्ष आती हैं। इस कानून दहेज प्रथा का उन्मूलन कर सामाजिक आंदोलन को प्रोत्साहन दिया गया। तो यहाँ पे सामाजिक आंदोलन के स्वरूप में यह उभर कर आया। इस कानून के कारण दहेज जैसी अनिष्ट प्रथाओं के कारण महिलाओं को दी जाने वाली यंत्रणाएं कम हुई हैं।
हाँ, इसमें हम कह सकते हैं कि पहले के अनुसार दहेज प्रथा में जो दहेज के लिए सताया जाता था कि लड़की की शादी हो जाती थी फिर भी उसे कहा जाता था कि जाइए आप अपने मायके से इतनी रकम लाइए, और वो न देने पर उसे परेशान किया जाता था। किंतु आज के समाज में हमें ये यंत्रणाएं, ये परेशानियां कम सहनी पड़ती है। ये परेशानियां पूरी तरह से तो हम नहीं कह सकते कि नष्ट हो गई है, किंतु पहले की अपेक्षा इनमें कमी आई है। इस कानून के कारण दहेज जैसी अनिष्ट प्रथाओं के कारण महिलाओं को दी जाने वाली यंत्रणाएं कम हुई है, और आगे चलकर महिलाओं को प्रसूति का अवकाश प्राप्त कराने वाली प्रसूति सुविधा अधिनियम अर्थात मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 अस्तित्व में आया। अर्थात महिलाओं को जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, जब डिलीवरी होती है, तो उस समय उन्हें कुछ सुविधाएं देने का एक्ट जो है वह 1961 में अस्तित्व में आया, और इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को प्रसूति के अवकाश का अधिकार प्राप्त हुआ। अर्थात जब उनकी डिलीवरी होती है तो उन्हें छुट्टी देने का यह अधिकार प्राप्त हुआ, क्योंकि पहले यह नहीं था। किंतु 1961 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जैसे अभी औरतें जो नौकरी करती हैं तो उन्हें वहाँ पे जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, उसके बाद जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद जो है डिलीवरी के बाद उन्हें 3 महीना प्राइवेट में 3 महीना और गवर्नमेंट का है तो अब 6 महीना उन्हें छुट्टी का अवकाश प्राप्त होता है। तो इस तरह से औरतों की, महिलाओं की सुविधा के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए जिनका पालन अभी भी हम कर रहे हैं। अगला है दहेज प्रथा के विरोध में जागृति। जैसे हमने कहा दहेज का नियम तो, कानून तो बना दिया गया, किंतु हमारे समाज में अभी भी दहेज के लोभी बैठे हुए हैं जो कितना दहेज मिलेगी वसूलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दहेज प्रथा के विरोध में जागृति, लोगों ने जागृति लाई, क्योंकि अगर कोई दहेज देगा नहीं तो कोई दहेज लेगा भी नहीं। यह प्रथा अगर हमें चलानी है तो उसे लिए हम सभी को जागृत होना आवश्यक है। तो दहेज प्रथा के विरोध में जागृति। यदि भारत में दहेज प्रतिबंधित कानून लागू है, फिर भी समाचार पत्रों में ऐसे समाचार अवश्य छपते हैं जैसे रसोई बनाते समय पल्लू में आग लगने से महिला की मृत्यु हो गई। अब पल्लू में आग लगी कि लगाई गई यह नहीं पता। अथवा कपड़े धोते समय पैर फिसलकर कुएं में गिरने से महिला की मृत्यु हो गई। अब पैर फिसला या पैर फिसलाने जैसा सिचुएशन, परिस्थिति बनाई गई, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। अर्थात यंत्रणाएं देने की बहुत सारी पद्धति है। इन घटनाओं का गहराई से जांच पड़ताल जब किया जाता है तो उसका कारण हमारे समक्ष एक ही आता है, दहेज। तो यह दहेज जो है यह हमारे समाज के लिए एक अभिशाप स्वरूप है। कई बार प्रकाश डालने पर यही समझ में आता है कि यहाँ पर कुएं में पैर फिसला नहीं बल्कि फिसलाया गया, रसोई बनाते समय पल्लू में आग लगी नहीं बल्कि लगाया गया। और इस प्रथा को लेकर पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था ने भी अपनी भूमिका जो है उन्होंने स्पष्ट की है। फलतः जन जागृति हुई। तो इस तरह से जब हमारे समाज में हर कोई जागरूक है तो यहाँ पर जन जागृति होती है, अर्थात समाज में हर कोई इस मुद्दे को लेकर जागृत हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप 1894 में दहेज प्रतिबंधित सुधार अधिनियम अस्तित्व आया। अर्थात उसमें जो है कुछ सुधार करके दहेज प्रतिबंधित सुधार अधिनियम अस्तित्व में लाया गया। तो यहाँ पर आता है, हमारा एक प्रश्न बनता है कि वर्ष 1994 में कौन सा अधिनियम अस्तित्व में आया? तो वर्ष 1994 में दहेज प्रतिबंधित सुधार अधिनियम अस्तित्व में आया। वर्ष 1988 में
2209 अर्थात 2209 महिलाएं और वर्ष 1990 में 4835 और वर्ष 1993 में 5337 महिलाएं दहेज की शिकार बनी। अब ये जो हम आंकड़ा देख रहे हैं ये तो दर्ज किया हुआ आंकड़ा है। इसमें से तो कई सारे केसेस ऐसे हैं कि जो दर्ज ही नहीं होते हैं। तो ये तो हम दर्ज आंकड़ों के बारे में देख रहे हैं कि इतने जो है दहेज प्रथा के शिकार हुए। इन आंकड़ों को देखें तो दहेज समस्या की ज्वलंता हमारी समझ में आ सकती है। आज भी आप अपने घर में, अपने रिश्तेदार में ऐसी घटनाएं जरूर देखते होंगे या शादी विवाह में देखते होंगे कि किस तरह से लोग जो है लड़कों को बेचते हैं। वह शादी जैसे पवित्र रिश्ते को शादी जैसा पवित्र रिश्ता नहीं बनाते, बल्कि ऐसा लगता है कि अपने लड़के को वह बेच रहे हैं। तो इस तरह की प्रथा हमारे समाज में एक अभिशाप स्वरूप है। इसके बाद हम देखेंगे अगला जो नियम भारत सरकार ने बनाया, पारिवारिक न्यायालय। तो पारिवारिक न्यायालय भी उसकी संरचना 1894 में हुई। विवाह के पश्चात उत्पन्न होने वाले विवाद, कई सारे समस्याएं होती हैं जो शादी के बाद उत्पन्न होती हैं। तो घर गृहस्थी से संबंधित समस्याएं अर्थात घरेलू समस्याएं और कारण निर्माण होने वाले उसके प्रश्न, गुजारा भत्ता, एकल पालकत्व मतलब एक अगर बच्चा है तो उसे कोई एक ही पालेगा। जैसे जब डाइवोर्स हो जाता है तो वह माता या पिता के पास किसके पास रहेगी, तो इस तरह से एकल पालन, तो एक ही व्यक्ति जो है बच्चे का पालन करे। इसके अलावा अलग रहना, संतानों का पालन पोषण और स्वामित्व जैसी पारिवारिक समस्याओं से संबंधित विवादों का हल निकालने के लिए पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं। तब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पारिवारिक न्यायालय की स्थापना क्यों की गई है। तो यहाँ पर पारिवारिक न्यायालय की स्थापना क्यों की गई है? पारिवारिक न्यायालय की स्थापना घर गृहस्थी से संबंधित समस्याएं, कारण निर्माण होने वाले उसके प्रश्न, गुजारा भत्ता, एकल पालकत्व और इसके अलावा अलग रहना, संतानों का पालन पोषण और स्वामित्व जैसी पारिवारिक समस्याओं से संबंधित विवादों को हल करने के लिए पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई है। अब इस न्यायालय में होता क्या है कि इस न्यायालय में गवाही, सबूतों की जांच पड़ताल करने के स्थान पर समझदारी और वकीलों के स्थान पर समुपदेशक मतलब जो आपको उपदेश दे सके तो उसे कहते हैं समुपदेशक को प्रधानता दी जाती है। यहाँ पर वकील नहीं होते हैं बल्कि यहाँ पर जांच पड़ताल की जाती है और समुपदेशक होते हैं जो आपको उपदेश देते हैं, सुलझाने जो घरेलू समस्याएं हैं उसे वो अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। मामलों को शीघ्र गति से और तुरंत न्याय प्रणाली के आधार पर हल करने पर बल दिया जाता है। अर्थात जो भी समस्याएं हैं उसे तुरंत और जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास किया जाता है। अब इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं गुजारे भत्ते का मुकदमा कि गुजारे भत्ते का मुकदमा क्या है। तो गुजारा भत्ते का मुकदमा जो है यह 1985 में चलाया गया। यदि किसी विवाहित स्त्री ने से उसका पति संबंध विच्छेद अर्थात तलाक करता है तो उस स्त्री का गुजारा होने हेतु उसके पति को प्रतिमाह निश्चित राशि देनी पड़ती है और इसे ही गुजारा भत्ता कहते हैं। तो यह जो है 1985 में यह नियम लागू किया गया। अर्थात जब जो है स्त्री और पुरुष दोनों का तलाक होता है तो उसमें वहां पर पुरुष को कुछ राशि, निश्चित राशि, ताकि वह स्त्री जो है अपना गुजारा कर सके, तो उसके लिए पुरुष को कुछ निश्चित राशि प्रतिमाह उसे देनी पड़ती है और इसी को कहा जाता है गुजारा भत्ता।
उच्चतम न्यायालय में मोहम्मद अहमद खान बनाम साहबानो बेगम मुकदमे में न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि सहान बानो को गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है। तथापि धार्मिक संगठनों ने इस निर्णय के विरुद्ध हल्ला मचाया और परिणाम स्वरूप संसद में मुस्लिम वुमेन एक्ट अर्थात प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स पारित हुआ। तो यहाँ पे मतलब जो धार्मिक संगठन के लोग थे उन्होंने उन्होंने उसके विरुद्ध आवाज उठाई, जिसके कारण मुस्लिम वुमेन एक्ट जो है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स पारित हुआ।